हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं विद्युत। हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ते हैं विद्युत अपघट्य, विद्युत सेल एवं बैटरी, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड सेल पढ़ते हैं। देखिए बैटरी, देखिए धारा का रासायनिक प्रभाव पढ़ेंगे, विद्युत अपघट्य के नियम, विद्युत अपघट्य के अनुप्रयोग, बैटरी, द्वितीय सेल, प्राथमिक सेल, चार्जिंग विधियाँ, ये सब पढ़ेंगे। ठीक, देखिए दोस्तों, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पढ़ते हैं। यदि किसी अम्ल या अकार्बनिक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह विलयन अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है और यह क्रिया विद्युत का रासायनिक प्रभाव कहलाती है। सेल और बैटरी दोनों विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर कार्य करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऐसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनमें उसकी उसकी संरचना परिवर्तित हो जाए, इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। देखिए ऐसा विलयन है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना परिवर्तित हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। यह प्राय अम्लीय कार्बनिक विलयन होता है। इलेक्ट्रोलाइट का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रोलाइट का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। कार्बन विलयन जैसे वनस्पति तेल, एल्कोहल, स्प्रिट आदि एवं अम्ल रहित विलयन जैसे अशुद्ध जल को ही डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। ठीक, आदि विद्युत का चालक होते हैं। ये कभी भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए दो धात्विक छड़ों की आवश्यकता होती है। उन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। क्या एनोड एवं कैथोड धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं? देखिए, क्या एनोड एवं कैथोड धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं? उत्तर जी हाँ साथियों, ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही हो सकते हैं। स्थिति एक, स्थिति दो होता है। डिस्चार्ज स्थिति में, चार्जिंग स्थिति में, स्थिति एक में डिस्चार्ज स्थिति में एनोड धनात्मक होता है। डिस्चार्ज स्थिति में एनोड धनात्मक होता है, कैथोड ऋणात्मक होता है। देखिए, डिस्चार्ज स्थिति में एनोड धनात्मक होता है, कैथोड ऋणात्मक होता है। डिस्चार्ज स्थिति में एनोड धनात्मक, कैथोड ऋणात्मक होता है। चार्जिंग स्थिति में एनोड ऋणात्मक, चार्जिंग स्थिति में एनोड ऋणात्मक होता है, कैथोड धनात्मक होता है। चार्जिंग स्थिति में एनोड ऋणात्मक होता है, कैथोड धनात्मक होता है। चार्जिंग स्थिति में एनोड ऋणात्मक होता है, कैथोड धनात्मक होता है। एनोड, जिस धात्विक छड़ प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा विलयन से बाहर निकलती है उसे एनोड कहते हैं। जिस धात्विक छड़ प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा विलयन से बाहर निकलती है उसे एनोड कहते हैं। सामान्यतः यह सेल का धनात्मक सिरा होता है। एनोड क्या है? सेल का धनात्मक सिरा होता है। चार्जिंग स्थिति में एनोड ऋणात्मक होता है, कैथोड धनात्मक होता है। डिस्चार्ज स्थिति में एनोड धनात्मक, कैथोड ऋणात्मक होता है। डिस्चार्ज स्थिति में एनोड धनात्मक, कैथोड ऋणात्मक होता है। चार्जिंग स्थिति में एनोड क्या होता है? धनात्मक होता है। डिस्चार्ज की स्थिति में एनोड, देखिए चार्जिंग स्थिति में एनोड ऋणात्मक होगा, चार्ज हो रहा है, इसका मतलब एनोड क्या है? ऋणात्मक होता है। डिस्चार्ज हो रहा है तो एनोड धनात्मक हो जाएगा। देखिए, चार्जिंग की स्थिति में एनोड ऋणात्मक होगा, डिस्चार्ज की स्थिति में एनोड धनात्मक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए कैथोड, कैथोड जिस धात्विक छड़ प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा विलयन में प्रवेश करती है कैथोड कहलाता है। कैथोड, जिस धात्विक छड़ प्लेट के माध्यम से जिस धात्विक छड़ प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा विलयन में प्रवेश करती है कैथोड कहलाता है। सामान्यतः यह सेल का ऋणात्मक सिरा होता है। कैथोड क्या है? सेल का ऋणात्मक सिरा होता है। एनोड धनात्मक होता है। विद्युत अपघट्य, किसी इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ को जब जब किसी इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ को जल आदि विलयन पदार्थ में घोल देने
से इलेक्ट्रोलाइट का अपने आयनों में विभक्त होने की प्रक्रिया विद्युत अपघट्य कहलाती है। आयनों के पृथक होने की प्रक्रिया आयनीकरण कहलाती है। देखिए कैथोड, ये एनोड क्या होता है, धनात्मक होता है। कैथोड ऋणात्मक होता है। ऋणायन, ये एनोड धनायन होता है। ये देखिए वोल्टामीटर, ये इलेक्ट्रोलाइट होता है। वोल्टामीटर क्या है, एनोड पर लगता है, एनोड की ओर वोल्टामीटर और कैथोड की ओर इलेक्ट्रोलाइट लगता है। आयन दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में कैथोड की ओर जाने वाले आयन्स धनात्मक कहलाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में कैथोड की ओर जाने वाले आयन धनात्मक कहलाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में कैथोड की ओर जाने वाले आयन धनात्मक कहलाते हैं। त्रिआयन, इलेक्ट्रोलाइट में एनोड की ओर जाने वाले आयन त्रिआयन कहलाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में एनोड की ओर जाने वाले आयन त्रिआयन कहलाते हैं। विलयन, देखिए विलयन विलयन को घोल बोलते हैं। विक्षेपण को डिफ्लेक्शन बोलते हैं। विद्युताग्र को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। विद्युताग्र को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। समामेलन को मिलना बोलते हैं। समामेलन को मिलना बोलते हैं। संचायक को एक्यूम्यूलेटर बोलते हैं। संचायक को एक्यूम्यूलेटर बोलते हैं। अतिनिर्वहन को अवर डिस्चार्ज बोलते हैं। अतिनिर्वहन को अवर डिस्चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में कैथोड की ओर जाने वाले आयन धनायन कहलाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में कैथोड होता है। इलेक्ट्रोलाइट में कैथोड की ओर जाने वाले आयन धनायन कहलाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में कैथोड की ओर जाने वाले आयन धनायन कहलाते हैं। त्रिआयन, इलेक्ट्रोलाइट में एनोड की ओर जाने वाले आयन त्रिआयन कहलाते हैं। एनोड की ओर जाने वाले आयन त्रिआयन कहलाते हैं। H2SO4, H प्लस आयन प्लस H2SO4 होता है। इलेक्ट्रोलाइट आयन त्रिआयन होता है। इलेक्ट्रोलाइट धनायन त्रिआयन। ये देखिए वोल्टामीटर, जिस पात्र में वैद्युत अपघट्य की प्रक्रिया संपन्न होती है वोल्टामीटर कहलाता है। जिस पात्र में वैद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न होती है वोल्टामीटर कहलाता है। यह प्रायः कांच का जार या चीनी मिट्टी का बना होता है। फैराडे के विद्युत अपघट्य के नियम। विद्युत अपघट्य के नियम होता है। माइकल फैराडे द्वारा विद्युत अपघट्य के दो नियम दिए गए हैं। प्रथम नियम, किसी इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत प्रवाहित होने पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा वोल्टामीटर या सेल्स में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। किसी इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत प्रवाहित होने पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा वोल्टामीटर या सेल में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। विद्युत विश्लेषण विधि में जितने अधिक समय तक या जितनी अधिक एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है उतनी ही मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। विद्युत विश्लेषण विधि में जितने अधिक तक या जितनी अधिक एम्पीयर की मात्रा प्रवाहित की जाती है उतनी ही मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। एम पदार्थ में एकत्रित होने की मात्रा है। देखिए प्रथम नियम होता है माइकल फैराडे द्वारा विद्युत अपघट्य के नियम दिए गए। किसी इलेक्ट्रोलाइट, देखिए यदि एम पदार्थ एकत्रित होता है, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी होता है, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई टी होता है, एम बराबर जेड आई टी होता है। आई प्रवाहित धारा एम्पियर में, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई टी, एम इक्वल टू आई टी जेड आई होता है। ये देखिए आई प्रवाहित धारा एम्पियर में, टी समय सेकेंड में, एम मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा ग्राम में, जेड समानुपाती
स्थिरांक है। जेड समानुपाती स्थिरांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं तथा इसका मात्रक ग्राम प्रति कूलम होता है। जेड जेड समानुपाती स्थिरांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं। इसकी मात्रा ग्राम कूलम होता है। द्वितीयक नियम। किसी नियम के अनुसार समान मात्रा की धारा कई इलेक्ट्रोलाइट में ऐसे ही समय में प्रवाहित की जाती है। इलेक्ट्रोलाइट पर मुक्त हुए भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल W1, M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल W1, M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल W2 होता है। M होता है जहाँ M1, M2, M3 इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान है। यहाँ M1, M2, M3 इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में है। देखिए रासायनिक तुल्यांक केमिकल इक्विवेलेंट होता है। रासायनिक तुल्यांक केमिकल इक्विवेलेंट होता है। किसी तत्व के द्रव्यमान के अनुसार वह भाग जो हाइड्रोजन के एक भाग गणनाओं में 1.008 द्रव्यमान से संयुक्त अथवा मुक्त है उस तत्व का रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। दूसरे शब्दों में परमाणु भार तथा संयोजकता के अनुपात को रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। रासायनिक तुल्यांक बराबर परमाणु भार बटे में संयोजकता होता है। परमाणु भार बराबर रासायनिक तुल्यांक। देखिए रासायनिक तुल्यांक बराबर परमाणु भार बटे में संयोजकता होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 तथा संयोजकता 2 होती है। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 तथा संयोजकता 2 होती है। ऑक्सीजन का रासायनिक तुल्यांक 8 होता है। ऑक्सीजन का रासायनिक तुल्यांक 8 होता है। इस प्रकार चांदी का रासायनिक तुल्यांक 108/1 होता है यानी 108 होता है। तांबे का रासायनिक तुल्यांक 31.5 होता है। तांबे का रासायनिक तुल्यांक 31.5 होता है। रासायनिक तुल्यांक जेड का मात्रक ग्राम प्रति कूलम या ग्राम प्रति एम्पीयर सेकंड होता है। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है किसी तत्व का वह द्रव्यमान जो एक कूलम आवेश 1 एम्पीयर सेकंड द्वारा विलयन से मुक्त होता है अथवा उससे मुक्त होता है उस तत्व का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। M बराबर ZIT होता है 1 एम्पीयर टी सेकंड। M बराबर जेड होता है कुछ तत्व के परमाणु भार संयोजकता रासायनिक तुल्यांक तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक में दर्शाया गया है। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1.008 होता है। संयोजकता हाइड्रोजन का 1 होता है। और रासायनिक तुल्यांक हाइड्रोजन का 1.008 होता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक 1.0104 होता है। चांदी का परमाणु भार होता है 107.88 होता है। चांदी का परमाणु भार होता है 107.88। संयोजकता 1 होती है। और रासायनिक तुल्यांक भी 107.88 होता है। चांदी का परमाणु भार चांदी का होता है 107.88 होता है। सोना का 197 होता है। सोना का 197 परमाणु भार संयोजकता 1 होता है। रासायनिक तुल्यांक भी 197.0 होता है। तांबा का होता है 63.57। तांबा का 63.57 परमाणु भार होता है। संयोजकता 2 होता है। तांबा का परमाणु भार 63.57। तांबा का परमाणु भार 63.57 संयोजकता 2 होता है। और रासायनिक तुल्यांक 31.78 होता है। तांबा का रासायनिक तुल्यांक 31.78 होता है। निकिल का होता है 58.68। निकिल का परमाणु भार 58.68 संयोजकता 2 होता है। तो रासायनिक तुल्यांक 29.34 होता है। जस्ता का होता है निकल का 58.68 होता है। परमाणु भार होता है जस्ता का 65.38 होता है। जस्ता का 65.38 होता है। संयोजकता 2 होता है। क्रोमियम का परमाणु भार 5.2 होता है। क्रोमियम का परमाणु भार 5.2 होता है। और संयोजकता 3 होती है। एल्यूमिनियम
का परमाणु भार 27.1 होता है। एल्यूमिनियम का परमाणु भार 27.1 होता है। एल्यूमिनियम का परमाणु भार 27.1 होता है। संयोजकता 3 होती है। एल्यूमिनियम का रासायनिक तुल्यांक 9.03 होता है। एल्यूमिनियम का रासायनिक तुल्यांक 9.03 होता है। क्रोमियम का रासायनिक तुल्यांक होता है 17.33। देखिए, विद्युत अपघट्य के अनुप्रयोग होते हैं। विद्युत लेपन, विद्युत मुद्रण, धातु शोधन और विद्युत लेपन, इलेक्ट्रो प्लेटिंग होता है। विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। विद्युत मुद्रण इलेक्ट्रोटाइपिंग होता है। विद्युत मुद्रण इलेक्ट्रोटाइपिंग होता है। धातु शोधन होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल होता है। धातु निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। विद्युत वाहक बल्ब प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ होता है। कैपेसिटर होता है। कंडक्शन ऑफ कैप्सन होता है। देखिए, विद्युत लेपन होता है। विद्युत अपघट्य के घोल में दृष्ट धारा प्रवाह द्वारा धातुओं को उनके लवणों से पृथक करके किसी अन्य धातु पर पतली परत के रूप में चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत लेपन के लिए विद्युत आपूर्ति डीसी स्रोत द्वारा दी जाती है। उत्पन्न गुणवत्ता वाली विद्युत लेपन के लिए कम मान की विद्युत धारा आवश्यकता होती है। उच्चतम गुणवत्ता वाले विद्युत लेपन के लिए कम मान की विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। एनोड सिरे पर वह धात्विक प्लेट लटकाई जाती है जिसकी इलेक्ट्रोलाइटिक अन्य धातुओं पर करनी होती है तथा कैथोड सिरे पर वह धनात्मक प्लेट टकराई जाती है जिससे लेपन होता है। एनोड सिरे पर वह धात्विक प्लेट लटकाई जाती है जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग अन्य धातु पर करनी होती है तथा कैथोड सिरे पर वह धात्विक प्लेट लटकाई जाती है जिस पर लेपन होना चाहिए। विद्युत लेपन की आवश्यकता होती है। विद्युत लेपन की आवश्यकता निम्न जगहों पर होती है। धातु के निष्कर्षण, धातुओं के पुनर्निर्माण व शुद्धिकरण के लिए करते हैं। धातुओं की मरम्मत एवं अनुरक्षण के लिए, धातुओं को जंग रोधी बनाने के लिए, धातुओं की सजावटी के लिए ध्यान दें। धातु लेपन में प्रयुक्त धातुओं में चांदी, सोना, क्रोमियम, तांबा, निकेल, जस्ता होते हैं। धातु लेपन में प्रयुक्त धातुओं में चांदी, सोना, क्रोमियम, तांबा, निकल तथा जस्ता होता है। मान लीजिए सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसी बर्तन पर करनी है तो उस बर्तन को साफ करते हैं इस प्रकार उस पर चिकनाई ना रहे। देखिए, मान लीजिए सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसी बर्तन पर करनी है तो उस बर्तन को साफ करते हैं इस प्रकार की उस पर चिकनाई ना रहे। एनोड पर सिल्वर प्लेट लटका दी जाती है। एनोड पर सिल्वर प्लेट लटका दी जाती है। अब प्लेटों को सिल्वर साइनाइड के घोल भरे वोल्टामीटर में लटका दिया जाता है। एनोड पर सिल्वर प्लेट लटका दी जाती है। अब प्लेटों को सिल्वर साइनाइड के घोल भरे वोल्टामीटर लटका दिया जाता है। दोनों सिरों पर निर्दिष्ट धारा दी जाती है। इस प्रकार जब इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया होती है तो घोल की सिल्वर बर्तन पर चढ़ने लगता है और सिल्वर की प्लेट से सिल्वर आयन घोल में मिल जाता है। इस प्रकार इलेक्ट्रोलाइटिक में सिल्वर की मात्रा बनी रहती है। वह बर्तन पर सिल्वर की प्लेटिंग होती है। अच्छी परत जमने के लिए धारा का मान कम रखना चाहिए। अच्छी परत जमाने के लिए धारा का मान कम रखना चाहिए। बफिंग क्रिया द्वारा वस्तु की सतह चमकदार बनाई जाती है। विद्युत मुद्रण। देखिए, विद्युत मुद्रण इस विधि में पहले अक्षरों की कंपोजिंग करके किसी वस्तु के एक पूरे पृष्ठ का मैटर तैयार किया जाता है। अब इन पर मोम या प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह दबाकर उल्टी प्रतिलिपि की नेगेटिव कॉपी तैयार किया जाता है।
टाइपिंग होता है। इस इस प्रतिलिपि को चालन बनाने के लिए ग्रेफाइट पाउडर छिड़क दिया जाता है। अब इस प्रतिलिपि को कापर सल्फेट CuSO4 के घोल में कैथोड के संयोजन कर दिया जाता है और एनोड पर तांबे की प्लेट चढ़ाई जाती है। घोल में डीसी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर तांबे का एक ब्लॉक तैयार हो जाता है जिससे उपयोग छपाई के लिए किया जाता है। वर्तमान में विद्युत मुद्रण का प्रचलन बहुत कम हो गया है। इसका स्थान कंप्यूटर के द्वारा कंपोज किए गए मैटर की फोटो फिल्म में लिया जाता है। इसका उपयोग ऑफसेट छपाई के लिए किया जाता है। देखिए धातु शोधन होता है। इस विधि में धातु शोधन प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल होता है। इस विधि में शुद्ध धातु के प्लेट को एनोड के रूप में उसी धातु के किसी लवण के घोल में लटका दिया जाता है। कैथोड के रूप में शुद्ध धातु की प्लेट प्रयोग करते हैं। कैथोड के रूप में शुद्ध धातु की प्लेट प्रयोग की जाती है। धातु में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध धातु के कण कैथोड पर एकत्र हो जाते हैं और अशुद्धियों एनोड पर ही रह जाते हैं। इस प्रकार अशुद्ध धातु का शोधन संपन्न हो जाता है। धातु निष्कर्षण अनेक धातुओं के उत्खनन के लिए विद्युत अपघटन विधि अपने की जाती है। देखिए घोल में डीसी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अयस्क में से वांछित धातु के कण में से होते हुए कैथोड पर एकत्र हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। विद्युत वाहक बल होता है विभिन्न प्रकार के विद्युत वाहक बल देखिए विभिन्न प्रकार के रासायनिक सेलों में विद्युत वाहक बल उत्पन्न प्रक्रिया विद्युत अपघट्य सिद्धांत पर आधारित है। कैपेसिटर निर्माण होता है। एक उच्च कैपेसिटर मान वाले कैपेसिटर बनने के लिए विद्युत अपघट्य प्रक्रिया के द्वारा कैपेसिटर के दो प्लेट युग्मों के मध्य डाइलेक्ट्रिक परत तैयार की जाती है। उच्च कैपेसिटर मान वाले कैपेसिटर बनाने के लिए विद्युत अपघट्य प्रक्रिया द्वारा कैपेसिटर के दो प्लेट युग्म के मध्य डाई परत तैयार की जाती है। इस प्रकार के कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कहलाते हैं। इस प्रकार कैपेसिटर का प्रयोग विशेष प्रयोजनों में एकल कला प्रेरक मोटर में शुरुआती बल आघूर्ण के लिए किया जाता है। रासायनिक सेल के स्वरूप विद्युत वाहक बल पैदा करने वाली युक्तियां सेल कहलाती है। रासायनिक सेल के प्रकार रासायनिक सेल होती है, प्राथमिक सेल होता है, द्वितीयक सेल होता है। देखिए प्राथमिक सेल में आता है वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल, लैग्रैंजिक सेल, शुष्क सेल, मरकरी सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल। देखिए वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल, लैग्रैंजिक सेल, शुष्क सेल, मरकरी सेल और सिल्वर ऑक्साइड सेल आती है। देखिए वोल्टाइक सेल में आती है डेनियल सेल, लैग्रैंजिक सेल, शुष्क सेल, मरकरी सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल आती है। लेड एसिड सेल द्वितीयक सेल में लेड एसिड सेल, निकल आयरन सेल, निकल कैडमियम सेल होता है। लेड एसिड सेल में लेड एसिड सेल, निकल आयरन सेल, निकल कैडमियम सेल आते हैं। लेड एसिड सेल, निकल आयरन सेल, निकल कैडमियम सेल आते हैं। देखिए प्राथमिक सेल होता है। प्राथमिक सेल में अनुक्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया होती है। प्राथमिक सेल में अनुक्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया होती है, अर्थात इन सेलों को एक बार प्रयोग में लिए जाने के उपरांत प्रयोग नहीं लिया जा सकता है। प्राथमिक सेल
अनुक्रमणीय अभिक्रिया होती है। एक बार प्रयोग में लेने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं लिया जा सकता। प्राथमिक सेल में संपन्न रासायनिक अभिक्रिया का उत्क्रमणीय होने का तात्पर्य है कि इनमें प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट को पुनः जीवित नहीं किया जा सकता है। प्रयुक्त होता है कि इलेक्ट्रोलाइट को पुनः जीवित नहीं किया जा सकता है। वोल्टाइक सेल, कैडमियम सेल, लैग्रांजिक सेल, मरकरी सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल आदि प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। वोल्टाइक सेल, कैडमियम सेल, वोल्टाइक सेल, कैडमियम सेल, लैग्रांजिक सेल, मरकरी सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल आदि प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। प्राथमिक सेलों के प्रकार तथा संबंधित दोषों का बिंदुवार वितरण नीचे दिया गया है। प्राथमिक सेल के प्रकार होता है। 1800 ईस्वी में लगभग वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की। इस वैज्ञानिक के नाम पर सेल का नाम वोल्टाइक सेल रखा गया। वोल्टाइक के रूप में कांच का पात्र लिया जाता है जिसमें तनुगंधक अम्ल होता है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तांबे की छड़, एनोड जस्ते की छड़ एनोड के रूप में प्रयोग की जाती है। विद्युत धारा का प्रवाह सेल के अंदर जस्ते की छड़ से तांबे की छड़ की ओर तथा सेल से बाहर तांबे की छड़ से जस्ते की छड़ की ओर होता है। बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रोलाइट का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है। ये देखिए, विद्युत धारा का प्रवाह सेल के अंदर है। विद्युत धारा का प्रवाह सेल के अंदर जस्ते की छड़ से तांबे की छड़ की ओर। विद्युत धारा का प्रवाह सेल के अंदर से जस्ते की छड़ से तांबे की छड़ की ओर, सेल के बाहर तांबे की छड़ से जस्ते की छड़ की ओर होता है। परिपथ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है। वोल्टाइक सेल का विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट होता है। रासायनिक अभिक्रिया होते सर्वप्रथम गंधक अम्ल हाइड्रोजन तथा सल्फेट आयन में विभक्त होता है। सल्फेट के दृढ़ आयन जिंक राड की ओर चले जाते हैं तथा जिंक से करके जिंक सल्फेट बना देते हैं। Zn प्लस SO4 होते हैं। ये देखिए, हाइड्रोजन आयन होता है। हाइड्रोजन आयन अपना एनोड को देकर एनोड से के आप पास हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। हाइड्रोजन आयन एनोड को देकर अपना आयन एनोड को देकर एनोड के पास हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। फलस्वरूप यहाँ हाइड्रोजन गैस बुलबुला तैयार हो जाता है। इस प्रकार 2H + 2E = H2। देखिए, इस प्रकार सेल के अंदर जिंक राड कॉपर की ओर तथा सेल के बाहर कॉपर राड से जिंक राड की ओर करंट प्रवाहित होती है। दो दोष एवं निवारण होते हैं। वोल्टाइक सेल में स्थानीय क्रिया एवं ध्रुवांछन नामक दोष होते हैं। वोल्टाइक सेल में स्थानीय क्रिया एवं ध्रुवछादन नामक दोष होते हैं। स्थानीय क्रिया दोष हम जानते हैं कि शुद्ध जिंक का मिलना दुर्लभ है। हम जानते हैं कि शुद्ध जिंक का मिलना दुर्लभ है। जिंक में सामान्यतः कई प्रकार की अशुद्धियाँ मिली हुई होती हैं, जैसे लोहा, कार्बन, सीसा आदि। जस्ते की छड़ से अशुद्धि के रूप में उपस्थित कार्बन के छड़ गंधक के अम्ल जस्ते के साथ मिलकर अनेक छोटे छोटे सेल बना लेते हैं। इस लघु सेल में होने वाली विद्युत धारा प्रवाह में रासायनिक ऊर्जा व्यर्थ ही व्यय होती है। वोल्टाइक सेल का यह स्थानीय दोष कहलाता है। अशुद्धियों के कारण सेल में शॉर्ट सर्किट दोष उत्पन्न होती है। इन अशुद्धियों के कारण सेल में शॉर्ट सर्किट दोष उत्पन्न होने की संभावना रहती है।
निवारण वास्तविक स्थानीय दोष को रोकने के लिए स्थानीय दोष को रोकने के लिए अशुद्ध जिंक को एसिड में डुबोकर मरकरी का लेपन लगा दिया जाता है। मरकरी आयरन के कणों को ढक लेती है और जिंक से क्रिया नहीं होने देती है। इस प्रकार जिंक बिना उपयोग के व्यय हो पाता है और लोकल एक्शन समाप्त हो जाता है। जैसे कि छड़ पर मरकरी का लेपन चढ़ाने की प्रक्रिया अम्लेशन कहलाती है। जैसे कि छड़ पर मरकरी का लेपन चढ़ाने की प्रक्रिया अम्लेशन कहलाता है। ध्रुवछादन होता है। जब सेल में रासायनिक क्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में पॉजिटिव प्लेट एनोड पर एकत्रित होने लगते हैं और धीरे धीरे पूरी प्लेटें ढक जाती हैं। यह गैस इंसुलेशन का कार्य करते हैं। इस कारण कैथोड या नेगेटिव प्लेट से निकलने वाली पॉजिटिव प्लेट पर नहीं पहुंच पाते हैं। इस क्रिया रुक जाती है। इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। प्रतिरोध बढ़ने से वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ता है। फलस्वरूप बाहर हानि भी बढ़ती है। इस प्रवाह से बैक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है और धारा प्रवाह रुक जाता है। गैस के इस प्रभाव को ध्रुवीकरण कहलाता है। एनोड पर हाइड्रोजन गैस के इस प्रभाव को दूर करने के लिए ध्रुवीकरण प्रयोग करते हैं। एनोड पर हाइड्रोजन गैस के इस प्रभाव को दूर करने के लिए ध्रुवीकरण प्रयोग करते हैं। ये ध्रुवीकरण के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड, क्रोमियम एसिड आदि प्रयोग में लाया जाता है। ध्रुवीकरण के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड, क्रोमियम एसिड आदि प्रयोग में लाया जाता है। ध्रुवीकरण हाइड्रोजन आयन को पानी में बदल देता है। ध्रुवीकरण हाइड्रोजन आयन को पानी में बदल देता है। दूसरी विधि यह है कि प्लेटों को बार बार निकालकर साफ किया जाता है। यद्यपि इससे ध्रुवीकरण दोष दूर हो जाता है। देखिए इससे विद्युत करंट तुरंत प्राप्त होती है। विशेषताएं, इससे विद्युत करंट तुरंत प्राप्त हो जाती है। आवेशित नहीं किए जा सकते हैं। सेल सस्ते तथा कम स्थान घेरते हैं तथा इन्हें देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। इस सेल में तांबे का बर्तन होता है। पॉजिटिव प्लेट का कार्य करता है। कॉपर सल्फेट नीलाथोद CuSO4 का घोल भरा रहता है। विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। इसमें रंध्रमय बर्तन होता है जिसमें हल्का गंधक अम्ल भरा जाता है। गंधक के अम्ल में जिंक की राड डूबी हुई रहती है। नेगेटिव प्लेट का कार्य करता है। गंधक के अम्ल में जिंक की राड डूबी हुई रहती है जो नेगेटिव प्लेट का कार्य करता है। जिंक की प्लेट पर मरकरी लेपित होती है। जिंक की प्लेट पर मरकरी लेपित होती है। जिंक की प्लेट पर मरकरी लेपित होती है जिससे स्थानीय क्रिया दोष नहीं हो पाती है। जब बाहरी सीरो सप्लाई को लोड से संयोजन किया जाता है तो सेल में रासायनिक क्रिया शुरू हो जाती है। जिंक की प्लेट कैथोड तनु गंधक अम्ल से क्रिया करके जिंक सल्फाइड तथा हाइड्रोजन बनाती है। इस प्रकार हाइड्रोजन आयन कॉपर की प्लेट पर जम जाते हैं तो हाइड्रोजन कॉपर से क्रिया कर गंधक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, तांबा बनाते हैं। डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध 2 से 6 होता है। डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध 2 से 6 ओम होता है। डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल 1.11 वोल्ट होता है। डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट होता है। डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध 2 से 6 ओम होता है। देखिए दोष एवं निवारण होता है। दोष एवं निवारण, डिफेक्ट्स एंड रेमेडी होता है। डेनियल सेल में कॉपर सल्फेट द्वारा ध्रुवछादन दोष को पैदा नहीं होने दिया जाता है। डेनियल सेल में
डेनियल सेल में कॉपर सल्फेट द्वारा ध्रुवीय छादन को पैदा नहीं होने दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जस्ते की छड़ को तनुगंधक अम्ल में डुबोकर सरंध्र पात्र में रखा जाता है, जिससे स्थानीय दोष नहीं होता है। लेकलांचिक सेल होता है। लेकलांचिक सेल अम्ल रहित सेल होते हैं। डेनियल सेल में कॉपर सल्फेट द्वारा ध्रुवीय छादन दोष को पैदा नहीं होने दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जस्ते की छड़ को तनुगंधक अम्ल में डुबोकर रंध्र पात्र में रखा जाता है, जिससे स्थानीय क्रिया दोष नहीं बनते। लेकलांचिक सेल होता है। लेकलांचिक सेल अम्ल रहित प्रकार के होते हैं। लेकलांचिक सेल अम्ल रहित प्रकार के सेल होते हैं क्योंकि इसमें उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट क्षारीय प्रकृति का होता है। लेकलांचिक सेल अम्ल रहित प्रकार के होते हैं क्योंकि इसमें उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट क्षारीय प्रकृति का होता है। कांच के बेलनाकार पात्र में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl नौसागर का घोल भरा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है। पात्र के बीच में एक लंबे बेलनाकार सररंध्र पात्र में मैग्नीज डाई ऑक्साइड चूर्ण भरा जाता है और इसके बीच में एक कार्बन की छड़ स्थापित की जाती है। कार्बन की छड़ एनोड का कार्य करता है और मैग्नीज डाइऑक्साइड का कार्य करता है। ध्रुवीय विद्युत अपघट्य में उत्पन्न हाइड्रोजन को जल में परिवर्तन करता है। ध्रुवीय विद्युत अपघट्य में उत्पन्न हाइड्रोजन को ध्रुवीय विद्युत अपघट्य में ध्रुवक विद्युत अपघट्य में उत्पन्न हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित करता है। विध्रुवक विद्युत अपघट्य में उत्पन्न हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रोलाइट में एक जस्ते की छड़ की स्थापित की जाती है। इलेक्ट्रोलाइट में एक जस्ते की छड़ भी स्थापित की जाती है जो कैथोड का कार्य करता है। इलेक्ट्रोलाइट में एक जस्ते की छड़ भी स्थापित की जाती है जो कैथोड का कार्य करता है। इसका उपयोग ऐसे कार्य में किया जाता है जहां रुक कर विद्युत धारा आवश्यकता हो, जैसे विद्युत घंटी, टेलीफोन आदि होती है। इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.46 तथा इसका आंतरिक प्रतिरोध 105 ओम होता है। इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.46 तथा इसका आंतरिक प्रतिरोध 1 से 6 ओम होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है जो एनोड के चारों ओर एकत्र होने का प्रयास करती है। इस क्रिया में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। इस क्रिया में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है जो एनोड के चारों ओर एकत्र होने का प्रयास करती है। विध्रुवक मैग्नीज डाइऑक्साइड उसे जल में परिवर्तित कर देता है। विध्रुवक मैग्नीज डाइऑक्साइड उसे जल में परिवर्तन कर देता है। स्थानीय दोष निवारण इस दोष को समाप्त करने के लिए जस्ते की परत इस दोष को समाप्त करने के लिए जस्ते की परत के ऊपर मरकरी पारा की लेपन चढ़ाई जाती है। इस दोष को समाप्त करने के लिए जस्ते की परत के ऊपर मरकरी पारा की लेप चढ़ाई जाती है। देखिए, ध्रुव छादन होता है। ध्रुव छादन इस दोष को समाप्त करने के लिए एनोड के चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड के चूर्ण भरा जाता है। ध्रुव छादन दोष को समाप्त करने के लिए एनोड के चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड चूर्ण भरा जाता है। ध्रुव छादन दोष को समाप्त करने के लिए एनोड के चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण भरा जाता है। शुष्क सेल को कार्बन जिंक सेल भी कहा जाता है। शुष्क सेल को कार्बन जिंक सेल भी कहा जाता है। इसमें जस्ते का बेलनाकार पात्र होता है जो कैथोड का कार्य करता है। शुष्क सेल में जस्ते का एक बेलनाकार पात्र होता है जो कैथोड का कार्य करता है। पात्र में अमोनिया क्लोराइड NH4Cl NH4Cl जिंक क्लोराइड ZnCl2
जिंक क्लोराइड ZnCl2 तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस की गुलती भरी जाती है जो इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करती है। पात्र के ठीक मध्य में कार्बन की छड़ स्थापित की जाती है। पात्र के ठीक मध्य में कार्बन की छड़ स्थापित की जाती है जो एनोड का कार्य करती है। एनोड की छड़ के चारों ओर मोटे कपड़े की थैली में मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 कार्बन अमोनिया क्लोराइड NH4Cl तथा जिंक क्लोराइड ZnCl2 के चूर्ण 10-10-10-2-1 के रूप में मिलाकर भरा जाता है। 10:10:2:1 के अनुपात में मिलाकर भरा जाता है। विद्युत ध्रुवक की तरह कार्य करता है। इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम से 0.3 ओम होता है। शुष्क सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम से 0.3 ओम होता है। इसका विद्युत वाहक बल 1.4 से 1.5 वोल्ट तक होता है और इसकी कार्यक्षमता 0.084 एम्पियर आवर से 5.625 एम्पियर आवर तक होती है। इस छड़ के चारों ओर एक कपड़े की थैली में MnO2C मान 10:10:2:1 लगा किया जाता है। यह मिश्रण द्विध्रुवक का कार्य करती है। यह मिश्रण द्विध्रुवक का कार्य करती है। इस थैली के चारों ओर अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस की पेस्ट भरी जाती है। इस थैली के चारों ओर अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस की लुगदी भरी जाती है जो इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करती है। शुष्क सेल होता है। शुष्क सेल का उपयोग टॉर्च, टेलीफोन, कैमरा, विद्युत घड़ी, विद्युत चालित खिलौना, रेडियो, मल्टीमीटर, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में किया जाता है। शुष्क सेल का प्रयोग टॉर्च, टेलीफोन, कैमरा, विद्युत घड़ी, दीवार घड़ी, विद्युत चालित खिलौना, रेडियो, मल्टीमीटर, ऑफिस बॉक्स में किया जाता है। यानी कि मरकरी सेल निकिल आपलेपित स्टील या स्टेनलेस स्टील का बेलनाकार पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है। मरकरी सेल निकिल आलेपित स्टील या स्टेनलेस स्टील का बेलना पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है। सेलों के तल पर मरकरी ऑक्साइड के चूर्ण की परत होती है। सेलों के तल पर मरकरी ऑक्साइड के चूर्ण की परत होती है। यह HgO विद्रोह का कार्य करती है। मरकरी सेल में एनोड ग्रेफाइट धातु का बना होता है तथा कैथोड जिंक का बना होता है। इन दोनों के मध्य HgO KOH का नमी पेस्ट भरा हुआ होता है। HgO और KOH का गीला पेस्ट विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। HgO और KOH का गीला पेस्ट अपघट्य का कार्य करता है। जिंक एनोड और विद्युत अपघट्य के मध्य जिंक एनोड और विद्युत अपघट्य के मध्य में जिंक एनोड और विद्युत अपघट्य के मध्य में बहुत सारे छिद्र वाला देखिए मरकरी सेल में एनोड धातु का बना होता है तथा कैथोड जिंक का बना होता है। इन दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य HgO और KOH का नमी युक्त पेस्ट भरा हुआ रहता है। HgO और KOH का गीला पेस्ट विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। जिंक एनोड और विद्युत अपघट्य के मध्य में बहुत सारे छिद्र संरद्र कागज रखा जाता है। एनोड और विद्युत अपघट्य को अलग करता है। जब मरकरी सेल डिस्चार्ज होता है तब सेल पर होने वाली अभिक्रिया देखिए इस प्रकार के सेल विद्युत वाहक बल 1.35 से 1.4 तक होता है। मरकरी सेल का EMF जो है 1.35 से 1.4 तक होता है। सेल का आकार
अत्यंत छोटा होता है। व्यास 4 mm होता है। ऊंचाई 2.5 mm होता है। मरकरी सेल को बटन सेल भी कहते हैं। मरकरी सेल को बटन सेल भी कहते हैं। मरकरी सेल का उपयोग लघु उद्योग आकार वाले उपकरण जैसे ईयरिंग एड, कलाई घड़ी, पॉकेट कैलकुलेटर आदि में किया जाता है। मरकरी सेल का उपयोग लघु आकार वाले उपकरण जैसे ईयरिंग एड, कलाई घड़ी, पॉकेट कैलकुलेटर आदि में किया जाता है। देखिए सिल्वर ऑक्साइड सेल। सिल्वर ऑक्साइड सेल इस प्रकार के सेल की संरचना मरकरी की भांति होती है। इस प्रकार के सेल की संरचना मरकरी की भांति ही होती है। अत्यंत केवल इनका सिल्वर ऑक्साइड। देखिए मरकरी सेल का उपयोग। मरकरी सेल का उपयोग घड़ी आकार वाले उपकरण जैसे हीटिंग एड, कलाई घड़ी, पॉकेट कैलकुलेटर आदि में किया जाता है। मरकरी सेल का उपयोग होता है ईयरिंग एड, कलाई घड़ी, पॉकेट कैलकुलेटर आदि में किया जाता है। सिल्वर ऑक्साइड सेल होता है। सिल्वर ऑक्साइड सेल होता है। इस प्रकार के सेल की संरचना मरकरी सेल की भांति ही होती है। अंतर केवल इतना है कि सिल्वर ऑक्साइड सेल में मर्क्यूरिक अम्ल HgO के साथ सिल्वर ऑक्साइड प्रयोग करते हैं। देखिए अन्य वितरण। सिल्वर ऑक्साइड सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। सिल्वर ऑक्साइड सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। यह मरकरी की अपेक्षा महंगा होता है, परंतु क्षमता उच्च होती है। क्षमता सिल्वर ऑक्साइड सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। यह मरकरी की अपेक्षा महंगा होता है, परंतु दक्षता उच्च होती है। यह भी बटन की तरह होता है। मरकरी ऑक्साइड सेल बटन की तरह होता है। देखिए प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल में अंतर। देखिए प्राथमिक सेल यह तुरंत विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। द्वितीयक सेल का पहले विद्युत देकर आवेशित किया जाता है, तब यह विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। प्राथमिक सेल को आवेशित नहीं किया जा सकता है और द्वितीयक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। विद्युत वाहक बल कम होता है। प्राथमिक सेल में EMF कम होता है, द्वितीयक सेल में अधिक होता है। निम्न दर पर विद्युत वाहक बल प्रदान करता है। प्राथमिक सेल निम्न दर पर विद्युत वाहक धारा प्रदान करता है। निम्न दर पर विद्युत धारा प्रदान करता है। उच्च दर पर विद्युत धारा प्रदान करता है। द्वितीयक सेल उच्च दर पर विद्युत वाहक धारा प्रदान करता है। वजन में हल्का होता है। वजन में द्वितीयक सेल भारी होता है। यह मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक सेल 6 प्रकार के होते हैं और द्वितीयक सेल 3 प्रकार के होते हैं। द्वितीयक सेल 3 प्रकार के होते हैं। द्वितीयक सेल देख लेते हैं। देखिए वे सेल जिनको रिचार्ज करके पुनः प्रयोग किया जा सकता है द्वितीयक सेल कराते हैं। इसकी रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है। सीसा अम्ल सेल के भाग आयताकार कनेक्टर, आयताकार कंटेनर और इलेक्ट्रोड सेल। देखिए द्वितीय सेल के भाग। सीसा अम्ल सेल के मुख्य भाग हैं आयताकार कंटेनर, इलेक्ट्रोलाइट कंटेनर, सेल कवर, बैंड प्लग, सीलिंग कंपाउंड, प्लेट सेपरेटर, प्लेट कनेक्टर, सेल कनेक्टर होता है। आयताकार कनेक्टर इलेक्ट्रोलाइट होता है। सेल कवर होता है। बैंड प्लग, सीलिंग कंपाउंड, प्लेट होता है। सेपरेटर होता है। प्लेट कन्वेक्टर, सेल कनेक्टर होता है। देखिए सेल होता है आयताकार सेल। आयताकार सेल यह कठोर रबड़ का बनाया जाता है। सेल के अन्य भाग प्लेट, सेपरेटर, इलेक्ट्रोलाइट आदि सभी लगे रहते हैं। इसी तली में कुछ उठे हुए भाग जिन्हें रिब कहते हैं वे स्थापित होते हैं। इन उठे हुए भाग के नीचे की ओर रिक्त स्थान होते हैं जिसमें अशुद्धियाँ गिरकर एकत्रित हो जाती हैं और प्लेट शॉर्ट सर्किट नहीं हो पाता है। प्रत्येक सेल को पृथक करने के लिए मध्य में पार्सीन वोल्ट लगी रहती है। प्लेटें यह सीसा धातु की आयताकार प्लेट होती है जिसमें
जालियाँ बनी हुई होती हैं। प्लेटें, यह शीशा धातु की आयताकार प्लेटें होती हैं जिनमें जालियाँ बनी हुई होती हैं। यह प्लेट दो प्रकार से बनाई जाती है। प्लांटे प्लेट होता है, फारे प्लेट। प्लांट प्लेट पर किसी प्रकार का पेस्ट या अन्य पदार्थ नहीं लगाया जाता है, बल्कि इसे बार बार चार्ज और डिस्चार्ज करके कार्य योग्य बनाया जाता है। फारे प्लेट पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट होते हैं। सारे प्लेट पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट होते हैं। पॉजिटिव प्लेट की जाली में रेड लेड और गंधक का पेस्ट लगाया जाता है। पॉजिटिव प्लेट की जाली में रेड लेड और गंधक का पेस्ट लगाया जाता है। इस प्रकार नेगेटिव की जाली में लिथार्ज का गंधक इस प्रकार नेगेटिव की जाली में लिथार्ज का गंधक अम्ल का पेस्ट लगाया जाता है। धनात्मक प्लेट की संख्या नेगेटिव से एक कम होती है। धनात्मक प्लेट की संख्या धनात्मक प्लेटों की संख्या नेगेटिव से एक कम होती है, या कहें ऋणात्मक प्लेटों की संख्या धनात्मक से एक ज़्यादा होती है। ऋणात्मक प्लेटों की संख्या ऋणात्मक प्लेटों की संख्या धनात्मक से एक ज़्यादा होती है। इसी कारण दोनों ओर ऋणात्मक प्लेटें रहती हैं। इन्हीं प्लेटों से धनात्मक व ऋणात्मक टर्मिनल निकाले जाते हैं। इन्हीं प्लेटों से धनात्मक व ऋणात्मक प्लेटें निकाले जाते हैं। लीड गिरी पेस्ट होता है। इलेक्ट्रोलाइट, यह बैटरी का यह भी एक भाग होता है। इलेक्ट्रोलाइट गंधक अम्ल तथा आसु जल से मिलकर बनाया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट, यह बैटरी का भाग होता है। इलेक्ट्रोलाइट गंधक अम्ल तथा अशुद्ध जल से मिलाकर बनाया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट गंधक अम्ल तथा अशुद्ध जल का अनुपात 1:3 होता है। गंधक अम्ल तथा अशुद्ध जल का अनुपात 1:3 होता है। इसकी अपेक्षिक आर्द्रता लगभग 1280 होती है। गंधक अम्ल तथा अशुद्ध जल का अनुपात 1:3 होता है। इसकी अपेक्षिक आर्द्रता 1280 होती है। सेल में प्लेट को लगभग 1 सेंटीमीटर ऊपर रखा जाता है। सेल में प्लेट को लगभग 1 सेंटीमीटर ऊपर रखा जाता है। देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव टर्मिनल। देखिए, सेपरेटर होता है। पॉजिटिव तथा नेगेटिव को पृथक करने के लिए बनाया जाता है। सेपरेटर पॉजिटिव तथा नेगेटिव प्लेट को पृथक करने के लिए बनाया जाता है। सेपरेटर पॉजिटिव तथा नेगेटिव को पृथक करने के लिए बनाया जाता है। यह विशेष प्रकार की लकड़ी, कठोर और रबड़ या सेलुलाइड का होता है। सेल कवर होता है। यह सेल कवर लगाया जाता है, कठोर रबड़ का होता है। इसके लगने से इलेक्ट्रोलाइट और प्लेटों बाहर नहीं निकलती हैं। इस पर वेंट प्लग टर्मिनल और सेल कनेक्टर लगा होता है। वेंट प्लग, ये देखिए सेपरेटर होता है ऐसा। ये क्या है? सेपरेटर है। पॉजिटिव टर्मिनल है, एक कवर है। ये देखिए वेंट प्लग। यह प्लग सेल कवर में होता है। वेंट प्लग यह सेल कवर में होता है। वेंट प्लग होता है। यह नेगेटिव टर्मिनल वेंट प्लग, यह प्लग सेल कवर में होता है। इस प्लग में इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकलता है। इसके अतिरिक्त सेल की चार्जिंग के समय इलेक्ट्रोलाइट में उत्पन्न होने वाली गैस को बाहर निकालने के लिए भी प्लग बनाया जाता है। प्लेट कनेक्टर होता है। यह शीशा धातु की छड़ होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटों को अलग कनेक्ट करती है। प्लेट कनेक्टर, यह शीशा धातु की छड़ होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटों को अलग अलग कनेक्ट करती है। सेल कनेक्टर होता है। बैटरी 2 या 2 से अधिक सेलों को जोड़कर बनाई जाती है। सेलों को सीरीज या पैरेलल में जोड़ने को सेल कहते हैं। सीलिंग कंपाउंड, यह कंपाउंड कनेक्टर होता है। यह सीलिंग कंपाउंड या कंपाउंड कनेक्टर के साथ सेल कवर सील करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सीलिंग कंपाउंड, यह कंपाउंड कनेक्टर के साथ सेल कवर सील करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके लगने से एसिड बाहर नहीं निकलता है। रासायनिक क्रियाएं
लेड एसिड सेल में रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न चरण में पूरी होती हैं। फार्मिंग ये देखिए, फार्मिंग होता है सेल में तनुगंधक का अम्ल भरते ही यह क्रिया प्रारंभ हो जाती है। यह बैटरी विक्रेता द्वारा ही कर दिया जाता है। चार्जिंग देखिए, चार्जिंग क्रिया फलस्वरूप सेल की धन प्लेट लेड पर ऑक्साइड PbO2 की तीन प्लेटें स्पंजी की बन जाती हैं। डिस्चार्ज होता है। सेल को डिस्चार्ज हो जाने के बाद डीसी स्रोत से जोड़कर पुनः आवेशित किया जाता है। यह क्रिया चार्जिंग क्रिया के समान होती है। इसके अंतर्गत वही रासायनिक क्रियाएं होती हैं जो कि चार्जिंग क्रिया के अंतर्गत होती हैं। इस क्रिया में गंधक के अम्ल के निर्माण के कारण इलेक्ट्रोलाइट का आयन घनत्व बढ़ जाता है। इस क्रिया में गंधक के अम्ल के निर्माण के कारण इलेक्ट्रोलाइट की आयतन बढ़ जाता है। डिस्चार्ज आवेशित सेल को लोड संयोजित करने पर डिस्चार्ज क्रिया प्रारंभ हो जाती है। डिस्चार्ज क्रिया के फलस्वरूप सेल की दोनों ही प्रकार की प्लेटें लेड सल्फेट की बन जाती हैं। डिस्चार्ज क्रिया के फलस्वरूप सेल की दोनों ही प्रकार की प्लेटें लेड सल्फेट की बन जाती हैं। रासायनिक क्रिया में जल के निर्माण के कारण अम्ल पतला हो जाता है। रासायनिक क्रिया में जल के निर्माण के कारण अम्ल पतला हो जाता है। अपेक्षित घनत्व घट जाता है। रासायनिक क्रिया में जल के निर्माण के कारण अम्ल पतला हो जाता है व अपेक्षित घनत्व घट जाता है। चार्जिंग के दौरान गंधक के अम्ल का निर्माण होता है। जिसके कारण अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है। डिस्चार्ज के समय जल का निर्माण होता है जिसके कारण अपेक्षित घनत्व घट जाता है। डिस्चार्ज के समय जल का निर्माण होता है जिसके कारण अपेक्षित घनत्व घट जाता है। लेड एसिड सेल के दोष होता है। लेड एसिड सेल के दोष एवं निवारण होता है। लेड एसिड सेल के निम्न प्रकार के दोष पाए जाते हैं। सेडिमेंटेशन होता है। ये देखिए, डिस्चार्ज होता है। लेड एसिड सेल के दोष एवं निवारण। लेड एसिड सेल में निम्न प्रकार के दोष पाए जाते हैं। सेडिमेंटेशन यह दोष पात्र के तली में अशुद्धियों को एकत्रित होने के कारण उत्पन्न होता है जो कि शॉर्ट सर्किट के कारण बन सकती है। ये अशुद्धियाँ मुख्यतः जल में घुली रहती हैं। निवारण सेल को जब भी जल की आवश्यकता हो तो अशुद्ध जल का ही प्रयोग करें। सेल को जब भी जल की आवश्यकता हो तो अशुद्ध जल ही प्रयोग करें। अशुद्ध जल एक विद्युत रोधी पदार्थ है जिसे डिजिटल वाटर बोलते हैं। ये देखिए, सल्फेशन यदि सेल एक सप्ताह से अधिक समय तक अप्रायोगिक अवस्था में पड़ा रहे तो प्लेट का लेड सल्फेट कड़ा होने लगता है और सेल की रिचार्जिंग कठिन हो जाती है। यह दोष सल्फेशन कहलाते हैं। एक हफ्ता से अधिक नहीं चार्ज होने पर सल्फेशन होने लगता है। निवारण, सप्ताह में कम से कम एक बार आवेशित तथा विसर्जित करते रहना चाहिए। बकलिंग होता है। यह दोष जब पैदा होता है जब आप बैटरी को अधिक विद्युत धारा दर पर आवेशित तथा वितरित करते हैं। बकलिंग, यह दोष जब पैदा होता है जब आप बैटरी को अधिक विद्युत धारा दर पर आवेशित अथवा विसर्जित करते हैं। इसके कारण सेल की प्लेटें मुड़ जाती हैं। सेल की प्लेटें मुड़ जाती हैं जिसके कारण आपस में शॉर्ट सर्किट की संभावना बढ़ जाती है। इसके कारण सेल की प्लेटें मुड़ जाती हैं जिसके कारण आपस में शॉर्ट सर्किट संभावना बढ़ जाती है। निवारण, लेड एसिड सेल को 6 एम्पीयर से अधिक विद्युत धारा दर पर आवेशित करना 25 एम्पीयर से अधिक विद्युत धारा पर
विसर्जित नहीं करना चाहिए। लेड एसिड सेल को 6 एम्पीयर से अधिक धारा पर लेड एसिड सेल को 6 एम्पीयर से अधिक धारा दर पर आवेशित करना और 25 एम्पीयर से अधिक विद्युत धारा पर विसर्जित नहीं करना चाहिए। करोजन वायुमंडल की नमी तथा अम्ल के छींटकने के कारण सेल के संयोजन पर तांबे तथा लेड के ऑक्साइड के एक सफेद नीली परत पैदा हो जाती है। सेल संयोजन का चालक तार से पूर्ण संबंध स्थापित होने में बाधन बन जाती है। यह दोष करोजन कहलाती है। निवारण सेलों के संयोजन में को गर्म पानी में भीगे कपड़े से समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। निवारण सेलों के संयोजकों को गर्म पानी में भीगे कपड़े के से समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। संयोजन पर ग्रीस का पतला लेप चढ़ा देना चाहिए। देखिए, निवारण सेलों के संयोजन को गर्म पानी में भीगे कपड़े से समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। संयोजन पर ग्रीस का पतला लेप चढ़ा देना चाहिए। सेल का विद्युत वाहक बल देखिए, निवारण सेलों के संयोजन को गर्म पानी में भीगे कपड़े से समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। संयोजन पर ग्रीस का पतला लेप चढ़ा देना चाहिए। अन्य निवारण सेल का ईएमएफ 2.2 वोल्ट होना चाहिए। सेल का ईएमएफ 2.2 वोल्ट होना चाहिए। सेल की विद्युत धारा क्षमता प्लेटों के आकार तथा उनकी संख्या पर निर्भर करती है। सेल की विद्युत धारा की क्षमता प्लेटों के आकार तथा उनकी संख्या पर निर्भर करती है। सेल की विद्युत धारा क्षमता प्लेटों के आकार तथा उनकी संख्या पर निर्भर करती है। इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम होता है। उपयोग लेड एसिड सेल का उपयोग बैटरी के रूप में मोटर गाड़ियों में लेड एसिड सेल का उपयोग बैटरी के रूप में मोटर गाड़ियों आदि में उच्च दर पर विद्युत धारा प्रदान करने वाली एवं पुनर्वहनीय किए जा सकने वाले डीसी स्रोत के रूप में किया जाता है। निकल आयरन सेल होता है। यह एक क्षारीय प्रकार का सेल है। निकल आयरन सेल होता है। यह एक क्षारीय प्रकार का सेल है। इस सेल को एसिड एडिशन या निफे सेल भी कहते हैं। इस सेल को एडिशन या निफे सेल भी कहते हैं तथा इसका आकार लघु होता है। यह एक क्षारीय प्रकार का सेल है। इस सेल को एडिशन या निफे सेल भी कहते हैं तथा इसका आकार लघु होता है। देखिए, इसमें निकल हाइड्राइड NiOH2 धन प्लेटों की तरह तथा आयन हाइड्रोजन FeOH2 ऋण प्लेटों की भांति कार्य करते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसमें निकल आयरन सेल होता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH तथा लिथियम हाइड्रेट LiOH का मिश्रण प्रयोग करते हैं। निकल आयरन में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा लिथियम हाइड्रेट LiOH के मिश्रण प्रयोग करते हैं। जब सेल को डीसी स्रोत से जोड़ा जाता है तो उनमें निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। K+OH होते हैं एनोड। इस आवेश के पश्चात धन प्लेट निकल हाइड्रोक्साइड की और ऋण प्लेट Fe की बनी होती हैं। विसर्जन क्रिया के पश्चात धन प्लेट पुनः निकल हाइड्रेट तथा ऋण प्लेट आयरन हाइड्रेट की बनी होती हैं। सेल डिस्चार्ज होता है। सेल डिस्चार्ज हो जाने के बाद डीसी स्रोत से जोड़कर पुनः आवेशित किया जाता है। यह क्रिया चार्जिंग समान होती है। अनावरण इसका विद्युत वाहक बल 1.2 से 1.5 वोल्ट होता है। निकल आयरन सेल का ईएमएफ
1.2 से 1.5 वोल्ट होता है। निकल आयरन सेल का ईएमएफ 1.2 से 1.5 वोल्ट होता है। आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है निकल आयरन का। लेड एसिड निकल आयरन, लेड एसिड निकल आयरन, लेड एसिड की क्षमता अधिक होती है, निकल आयरन सेल की क्षमता कम होती है। लेड एसिड इस आवेशित अवस्था में इसका ईएमएफ 2.2 वोल्ट होता है और निकल आयरन सेल आवेशित अवस्था में 1.14 वोल्ट होता है। विसर्जित अवस्था में इसकी ईएमएफ 1.8 होती है। लेड एसिड सेल की ईएमएफ विसर्जित अवस्था में 1.8 होती है और इसका निकल आयरन सेल की विसर्जित अवस्था में ईएमएफ 1.1 वोल्ट प्रति सेल होता है। देखिए, लेड एसिड सेल वजन में भारी होता है। लेड एसिड सेल वजन में भारी होता है, वजन में हल्का होता है। निकल आयरन सेल होता है। लेड एसिड सेल आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। लेड एसिड का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। निकल आयरन का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। इसमें चार्जिंग समय की आवश्यकता होती है, इसमें कम समय की आवश्यकता होती है। निकल आयरन में कम से समय की आवश्यकता होती है बैटरी चार्जिंग में, और इसमें अधिक समय की आवश्यकता होती है। लेड एसिड में इसका मूल्य कम होता है। लेड एसिड सेल का मूल्य कम और निकल आयरन का मूल्य अधिक होता है। ये लेड एसिड सेल का दक्षता 90%, निकल आयरन का होता है 80%। निकल आयरन का 80% चार्जिंग के समय इसमें गैस निकलती है। लेड एसिड में चार्जिंग के समय गैस निकलती है। लेड एसिड में चार्जिंग के समय गैस निकलती है, चार्जिंग के समय इसमें किसी प्रकार की गैस नहीं निकलती। निकल आयरन सेल में किसी प्रकार से गैस नहीं निकलती है। इन सेलों के खराब की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इन सेलों में रख रखाव की ज़्यादा आवश्यकता होती है। लेड एसिड सेल में रख रखाव की अधिक आवश्यकता होती है। निकल आयरन में कम रख रखाव की आवश्यकता होती है। निकल आयरन कैडमियम सेल, इसकी संरचना निकल आयरन सेल के समान होती है। आंतरिक अंतर केवल यह है कि धन प्लेट निकिल की तथा ऋण प्लेट कैडमियम की बनाई जाती है। आयरन के स्थान पर कैडमियम धातु की प्लेट प्रयोग करने का लाभ यह होता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। बैटरी सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। एक से अधिक सेल को श्रेणी क्रम में मिश्रित किया जाता है। समूह कहलाता है श्रेणी संयोजन। एक से अधिक सेल को इस प्रकार संयोजन करें कि उसमें धारा का मान तथा अधिक ईएमएफ होता है। देखिए, समांतर संयोजन होता है। एक से अधिक सेलों को इस प्रकार संयोजित करें कि उसमें विद्युत वाहक बल समान तथा अधिक विद्युत धारा प्राप्त हो। देखिए, समांतर संयोजन है। देखिए, बैटरी की एम्पियर आवर घंटा से अधिक होती है। देखिए, समांतर समूह में यदि सभी सेलों का विद्युत वाहक बल समान होता है। देखिए, मिश्रित संयोजन होता है। अधिक विद्युत वाहक बल तथा अधिक धारा प्राप्त करने के लिए मिश्रित संयोजन का प्रयोग किया जाता है। अधिक विद्युत वाहक बल अधिक विद्युत वाहक बल, अधिक विद्युत वाहक बल तथा अधिक धारा प्राप्त करने के लिए मिश्रित संयोजन का प्रयोग किया जाता है। इस संयोजन में सेलों के श्रेणी समूह को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। इस संयोजन में सेलों के श्रेणी समूह को इस संयोजन में सेलों के श्रेणी समूह को समांतर क्रम में संयोजन किया जाता है। यदि एक श्रेणी समूह में ईएमएफ वाले n सेलों संयोजित हों और ऐसे श्रेणी समूह में m संख्या हो तो कुल ईएमएफ n हो जाएगा। बैटरी की दक्षता एम्पियर इंटू घंटा में होती है। पूर्ण क्षमता होते हैं आवेशित से पूर्ण विसर्जित अवस्था तक नमी की क्षमता। पूर्ण दक्षता होता है पूर्ण आवेशित से पूर्ण विसर्जित अवस्था तक नमी की गई क्षमता होता है, परंतु यह क्षमता व्यवहारिक नहीं है क्योंकि पूर्ण रूप से डिस्चार्ज हो जाने के पश्चात बैटरी आवेशित करना कठिन हो जाता है। सामान्य क्षमता होता है
सामान्य दक्षता होता है लेड एसिड बैटरी के लिए पूर्ण आवेशित अवस्था से प्राप्ति सेल 90% या 1.8 विद्युत वाट वोल्ट डिस्चार्ज अवस्था तक मानी गई क्षमता है। लेड एसिड बैटरी के पूर्ण आवेशित अवस्था से प्राप्त सेल 90% या 1.8 विद्युत वाट वोल्ट डिस्चार्ज अवस्था तक मापी गई क्षमता है। ये देखिए एम्पियर माइनस घंटा है। देखिए बैटरी के एम्पियर आवर क्षमता वाट आवर क्षमता से अधिक होती है। बैटरी के एम्पियर आवर क्षमता वाट आवर से अधिक होती है। बैटरी का एम्पियर आवर क्षमता बैटरी की एम्पियर आवर क्षमता वाट आवर क्षमता से अधिक होती है। लेड एसिड बैटरी की एम्पियर बैटरी की एम्पियर आवर क्षमता बैटरी की एम्पियर आवर क्षमता वाट आवर क्षमता से अधिक होती है। बैटरी की एम्पियर आवर क्षमता वाट आवर क्षमता से अधिक होती है। लेड एसिड बैटरी के एम्पियर घंटा क्षमता का मान 80 से 90% तक तथा वाट क्षमता का मान 70 से 80% तक रहता है। लेड एसिड बैटरी की एम्पियर घंटा क्षमता का मान 80% से 90% तथा वाट घंटा क्षमता का मान 70 से 80% तक रहता है। देखिए चार्जिंग विधि में बैटरी के आवेशित पुनर्वेशित करने के लिए डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है। यदि डीसी स्रोत उपलब्ध न हो तो एसी का डीसी में परिवर्तित करके बैटरी आवेशित की जाती है। बैटरी चार्जिंग की प्रचलित विधियाँ होती हैं। स्थिर करंट चार्जिंग होती है। इसमें धारा का मान नियत रखा जाता है। एक या अधिक बैटरी को श्रेणी में संयोजित किया जाता है। प्राथमिक धारा का मान बैटरी की क्षमता के 10वें भाग के बराबर होता है। प्राथमिक धारा का मान बैटरी की क्षमता एम्पियर आवर के 10वें भाग के बराबर रखा जाता है। प्रारंभिक धारा का मान बैटरी की क्षमता के 10वें भाग के बराबर रखा जाता है। इस विधि में लॉस अधिक होने के कारण इस विधि का प्रयोग अनेक बैटरी को एक साथ आवेशित करने के लिए किया जाता है। स्थिर वोल्टेज चार्जिंग होता है। इस विधि में चार्जिंग वोल्टेज का मान पूर्ण आवेशित काल तक नियत रहता है। स्थिर वोल्टेज चार्जिंग इस विधि में चार्जिंग वोल्टेज का मान पूर्ण आवेशन काल तक नियत रखा जाता है। चार्जिंग वोल्टेज का मान बैटरी वोल्टेज से कुछ वोल्टेज अधिक रखा जाता है। चार्जिंग वोल्टेज का मान बैटरी वोल्टेज से कुछ वोल्टेज अधिक रखा जाता है। कम से कम अधिक बैटरी को एक साथ आवेशित करने के लिए उन्हें समांतर में संयोजित किया जाता है। एक से अधिक बैटरी को एक साथ आवेशित करने के लिए उन्हें समांतर में संयोजित किया जाता है। इस विधि में सामान्यतः बैटरी को चार्ज करने के लिए डायनेमो का प्रयोग किया जाता है। कार बस ट्रक आदि में ट्रिकल चार्जिंग होता है। अल्प धारा अधिक समय तक प्रयोग ली जाती है। इस विधि का प्रयोग डीसी को बैटरी को तरोताजा करने के लिए ट्रिकल चार्जिंग होता है। अल्प धारा अधिक समय तक प्रयोग ली जाने वाली इस विधि का प्रयोग बैटरी को तरोताजा करने के लिए किया जाता है। सल्फेशन दोष युक्त लेड एसिड बैटरी को पुनर्जीवित करने के लिए निम्न विद्युत धारा सामान्य चार्जिंग करंट आवेशित किया जाता है। आवेशित करने में 1 सप्ताह अथवा अधिक समय भी लग सकता है। रेक्टिफायर चार्जर होता है। जब स्रोत उपलब्ध न हो तो बैटरी चार्जर द्वारा चार्जित की जाती है। बैटरी चार्जर सामान्यतः ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर वोल्टेज रेगुलेटर करंट
रेगुलेटर वोल्टमीटर अथवा तथा अमीटर बना होता है। देखिए बैटरी की चार्जर अवस्थाएं, तो बैटरी के चार्ज अवस्थाएं इलेक्ट्रोलाइट की अपेक्षा घनत्व सांद्रता पर निर्भर करती है। बैटरी के चार्ज अवस्थाएं इलेक्ट्रोलाइट की अपेक्षित घनत्व की सांद्रता पर निर्भर करती है। अपेक्षित घनत्व की इकाई नहीं होती है। पूर्ण चार्जर अवस्था इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व 1.25 से 1.28 के बीच होता है। पूर्ण चार्जर अवस्था में बैटरी के छिद्र से गैस बुलबुले लगाकर निकल रहते हैं। आर्द्र अवस्था होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व 1.20 से 1.23 के बीच होता है। इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व 1.20 से 1.23 के बीच होता है। बैटरी के छिद्र से गैस बुलबुले कम निकलते हैं। पूर्ण अर्धावस्था बैटरी के छिद्र से गैस के बुलबुले कम निकलते हैं। डिस्चार्ज अवस्था इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व 1.18 से कम होना चाहिए। डिस्चार्ज अवस्था में इलेक्ट्रोलाइट के अपेक्षित घनत्व 1.18 से कम होना चाहिए। बैटरी के छिद्र से गैस बुलबुले नहीं निकलते। बैटरी के छिद्र से गैस बुलबुले नहीं निकलते हैं। बैटरी की चार्ज अवस्था बैटरी की चार्ज अवस्थाएं जांच हाइग्रोमीटर द्वारा हाई रेट डिस्चार्ज सेल स्टेटर द्वारा बैटरी के चार्ज की जांच की जाती है। हाइड्रोमीटर द्वारा हाई रेट डिस्चार्ज सेल अरेस्टर द्वारा गैस डिस्चार्ज द्वारा ध्यान रखें। द्रव का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जबकि आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। द्रव का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर, आर्द्रता मापने के लिए, जबकि आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता हाइग्रोमीटर से प्रयोग करते हैं। देखिए, जब किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न प्रभाव रासायनिक प्रभाव कहलाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को सेल या बैटरी कहते हैं। किसी चालक का विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विलयन का रंग परिवर्तित होता है। यह धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। यदि किसी तरल में दो सुवाहक प्लेट डुबाई जाती है ताकि इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो तो इसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। सामान्यतः धातु का ऋणात्मक टर्मिनल कैथोड कहलाता है। सामान्यतः धातु का ऋणात्मक टर्मिनल कैथोड कहलाता है तथा धनात्मक टर्मिनल एनोड कहलाता है। तथा धनात्मक धातु का यदि किसी तरल में दो सुवाहक प्लेट डुबाई जाती हैं ताकि इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो तो इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। सामान्यतः धातु का ऋणात्मक टर्मिनल कैथोड कहलाता है तथा धनात्मक एनोड कहलाता है। विद्युत लेपन विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत लेपन दृश्य धारा की आवश्यकता होती है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक ग्राम प्रति कूलाम होता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक ग्राम प्रति कूलाम होता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक ग्राम प्रति कूलाम होता है। देखिए, एक धातु पर दूसरी धातु के विक्षेपण की प्रक्रिया को विद्युत लेपन के नाम से जाना जाता है। सरल वोल्टाइक बैटरी में कैथोड जिंक का तथा एनोड पर कॉपर का बना होता है। सरल वोल्टाइक बैटरी में कैथोड जिंक का तथा एनोड कॉपर का बना होता है। शुष्क सेल में अंकित वोल्टेज 1.5 वोल्ट होता है। एसिड सेल में प्रयुक्त विद्युत अवघट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, KOH होता है। एसिड सेल में विद्युत अवघट KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। लेड एसिड सेल को 1.8 वोल्ट से डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए तथा 2.2 वोल्ट से अधिक चार्ज नहीं करना चाहिए। सीसा अम्ल बैटरी में प्रति सेल नेगेटिव प्लेटों की संख्या धनात्मक से 1 अधिक होता है। सेलों के आंतरिक शॉर्ट सर्किट दोषपूर्ण
सेपरेटर के कारण होता है। क्षारीय सेल में विद्युत अपघट के कारण KOH प्रयोग में लिया जाता है। ट्रिकल चार्जिंग बैटरी को ताज़ा और पुरतर चार्जिंग करके की जाती है। बूस्ट चार्जिंग कम समय के लिए उच्च मान धारा से चार्जिंग होती है। प्लेटों के ऊपर 1 सेंटीमीटर तक इलेक्ट्रोलाइट का स्तर बढ़ने के लिए एसिड सेल में आंसू जल डालते हैं। प्रक्रिया टॉपिंग अप कहते हैं। आंसू जल का RH 7 होता है। आंसू जल विद्युत रोधी पदार्थ है। सीसा एसिड बैटरी में रखरखाव अधिक होती है। देखिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक ग्राम प्रति कूलाम होता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक ग्राम प्रति कूलाम होता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को सेल या बैटरी कहते हैं। विद्युत लेपन विद्युत धारा के निम्न प्रभाव से होती है। रासायनिक प्रभाव से विद्युत लेपन विद्युत धारा के प्रभाव से होती है। रासायनिक प्रभाव से एक धातु पर दूसरी की विक्षेपण की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। देखिए बैटरी में किसी पदार्थ के रासायनिक की क्षमता वजन को निर्धारित करने से किया जा सकता है। फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस नियम होता है। बैटरी में किसी पदार्थ के रासायनिक क्षमता वजन को निर्धारित से किया जा सकता है। फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस नियम से एसिड सेल में प्रयुक्त अपघट्य है। एसिड एडिशन सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है। NaCl होता है। एसिड सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है। NaCl होता है। शुष्क सेल का नाम मात्र वोल्टेज कितना होता है? 1.5 होता है। लेक्लांचिक सेल EMF लगभग कितना होता है? 1.15 वोल्ट होता है। लेक्लांचिक सेल का EMF लगभग 1.15 वोल्ट होता है। लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट प्रयुक्त किया जाता है। लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट प्रयुक्त किया जाता है। H2SO4 होता है। बकलिंग तथा सैंडिटेशन का दोष मुख्यतः कौन सी बैटरी में होता है? लेड एसिड सेल में बकलिंग तथा सैंडिशन लेड एसिड सेल में होता है। वोल्टाइक सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में निम्न में से क्या काम में आता है? हल्का गंधक अम्ल। तो वोल्टाइक सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में निम्न में से क्या काम में आता है? हल्का गंधक अम्ल होता है। टॉर्च में ड्राई सेल होता है। डेनियल सेल के आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है। प्राथमिक सेल का जीवन काल कम होता है। लेक्लांचिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में निम्न में से क्या काम लेते हैं? अमोनियम क्लोराइड। देखिए रुक कर धारा प्रवाहित करने के लिए किस सेल का प्रयोग किया जाता है? लेक्लांचिक सेल। रुक कर धारा प्रवाहित करने के लिए किस सेल का प्रयोग किया जाता है? लेक्लांचिक सेल। बैटरी का आवेश की विधि नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं। एक अच्छे सेल की विशेषता आंतरिक प्रतिरोध निम्न होना होता है। एक अच्छे सेल की विशेषता आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किया जाता है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किया जाता है। सीसा अम्ल बैटरी में आंतरिक लघु परिपथ से बचने के लिए सेपरेटर प्रयोग करते हैं। सीसा अम्ल सेल में प्लेट संयोजन शुद्ध शीशे के बने होते हैं। उच्च वोल्टेज वाले स्विच गियरों को स्वतः चालन के लिए निम्न में से कौन सी बैटरी उपयोग में लिया जाता है? शुष्क सीसा अम्ल बैटरी होता है। उच्च वोल्टता वाले स्विच गियरों के स्वचालन के लिए निम्न में से कौन सी बैटरी प्रयोग में लिया जाता है? सीसा अम्ल संचालक। वैद्युत सप्लाई फेल हो जाने पर उपयोग में ली जाने वाली बैटरी सीसा अम्ल बैटरी होती है। सीसा अम्ल बैटरी होती है। विद्युत सप्लाई फेल हो जाने पर उपयोग में ली जाने वाली बैटरी सीसा अम्ल बैटरी होती है। रेलगाड़ी में प्रयुक्त होने वाली बैटरी और सीसा अम्ल बैटरी। रेलगाड़ी में प्रयुक्त होने वाली बैटरी सीसा अम्ल बैटरी होती है। स्थिर वोल्टेज आवेश विधि बैटरी की क्षमता
कम होती है। स्थिर वोल्टता स्थिर वोल्टा आवेशन विधि द्वारा बैटरी की दक्षता कम होती है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक प्रति इकाई हाइड्रोजन की मात्रा के लिए किसी तत्व का मुक्त हुआ अनुपात। विद्युत रासायनिक तुल्यांक प्रति इकाई हाइड्रोजन की मात्रा के लिए किसी तत्व का मुक्त हुआ अनुपात। देखिए, किसी इलेक्ट्रोड पर जमा हुआ पदार्थ धारा की मात्रा एवं विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। किसी इलेक्ट्रोड पर जमा हुआ द्रव्यमान धारा की मात्रा एवं विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। विद्युत तरंग में धनात्मक इलेक्ट्रोड एनोड होता है। विद्युत अपघट्ट में अशुद्धियाँ लघु परिपथ पैदा कर सकती स्थानीय क्रिया होते हैं। विद्युत अपघट्ट में आसुत जल प्रयोग लिया जाता है। स्थानीय क्रिया को रोकता है अथवा मंद कर देता है। स्थानीय क्रिया को रोकता है अथवा मंद कर देता है। बैटरी के विद्युत अपघट्ट की अवस्था आपेक्षिक घनत्व। बैटरी के विद्युत अपघट्ट की अवस्था आपेक्षिक घनत्व है। देखिए, प्राथमिक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को दूर किया जा सकता है। जस्ता के इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाकर प्राथमिक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को दूर किया जा सकता है। जस्ते के इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाकर होता है। शुष्क सेल का कार्य परिवर्तित करना। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में प्राथमिक सेल में ध्रुवच्छादन को दूर किया जा सकता है। रासायनिक क्रिया से प्राथमिक सेल में ध्रुवच्छादन को दूर किया जा सकता है। रासायनिक क्रिया से प्राथमिक सेल के दो मुख्य दोष हैं। स्थानीय क्रिया, ध्रुवच्छादन। प्राथमिक सेल के दो दोष हैं। प्राथमिक सेल के दो प्रमुख दोष हैं, स्थानीय क्रिया एवं ध्रुवच्छादन होते हैं। लैग्रांजिक सेल सर्वाधिक उपयुक्त है। 1.5 वोल्ट लैग्रांजिक सेल सर्वाधिक उपयुक्त है। 1.5 वोल्ट कैसे निकलती हैं? संरचना सेल की अवशोषण से, संचायक सेल की अवशोषण से कैसे निकलती है? संचायक सेल की अवशोषण से। निम्न में से कौन से अनुरक्षण मुक्त बैटरी नहीं है? सीसा अम्ल बैटरी। सेलों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसके नाम प्राथमिक तथा द्वितीयक सेल है। लेड एसिड बैटरी धनात्मक में प्रयुक्त क्रिया PbO2 होता है। PbO2 होता है। देखिए, द्वितीयक सेल की क्षमता की इकाई क्या है? एम्पियर घंटा। थैंक यू दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।